टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े हम लोग कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसका मोशन पैरामीटर और उनके बीच में रिलेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर पाथ में जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है, उसके साथ क्या क्या एनर्जी है, कैसा इसका एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फोर्स एनर्जी रिलेटेड चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसको नाम दिए हैं सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। बुक में आपको सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स करके इसे दो पार्ट में नहीं दिया है, मैं पार्ट कर दिया हूँ। खैर, लेट अस स्टार्ट विथ। पहले सोचते हैं, कोई चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, क्या ये जरूरी है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? सोचो तो, कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में जा रहा है, मान लो कि कांस्टेंट स्पीड में भी जा रहा है। याद करें, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है। वो फोर्स क्या है, कितना है, कैसे है, उसको बारे में हम अभी निकालेंगे। सो पहला चीज हुआ बाय न्यूटन्स लॉ, Newton's first law, in absence of external force, a body can move only along a straight line. न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। यहाँ पर बात चल रहा है सर्कुलर पाथ का। सो ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन has to be associated with an external force. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, पक्का ऊपर इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, द एक्सटर्नल फोर्स that helps a body to rotate in a circular path is called centripetal force. क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा मैं क्लियरली लिखूं क्या कि तुम लोगों का नया वर्ड आया, ऐसा वर्ड पहले नहीं सुने थे। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब हमें पता करना है, नया फोर्स आ गया हमारे सामने, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, सब कुछ जानना है हमें। चलिए कोशिश करते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स डिराइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल क्लू बताना चाहूंगा। पहला हुआ, आप याद रखो, व्हेन थीटा इज इन रेडियंस, अगर थीटा रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा sin theta is equal to theta,
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम यूज करने वाले हैं ये डेरिवेशन में। अगर थीटा काफी छोटा होता है, जैसे साइन जीरो, साइन जीरो क्या है, जीरो, साइन 0.00000000001 विल बी इक्वल टू 0.000000001, मतलब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। कब? जब थीटा रेडियन में एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, ये आप याद रखो, ये मैथमेटिकल जोमेट्री ये काम में लगेगा आपका, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लगेगा थोड़ा सा बता देता हूं जो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा है कि थीटा अगर बहुत ही छोटा होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, 1, और टान थीटा क्या होगा, साइन थीटा भी कॉस थीटा हो गया 1, साइन थीटा हो गया थीटा, सो टान थीटा भी थीटा के बराबर होगा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा थीटा के बराबर है, टान थीटा थीटा के बराबर है, कॉस थीटा 1 के बराबर है। और अगर मैं लगेगा तो आपको ये भी पूछूं कि बताओ कि व्हाट इज, थोड़ा सा इसको जगह बना दे, यस, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। सपोज मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज, सपोज क्वेश्चन क्या है, फाइंड साइन 2 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना है, अरे साइन 2 डिग्री हम तो 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45, 60, 90 जानते हैं, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री ये सब कैसे जानते हैं, 10 डिग्री लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। साइन 10 डिग्री, अब ये 10 डिग्री है कितना, देखो। अब आंसर में हम ऐसे देखेंगे कि हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियंस। तो आप जानते हो कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 इंटू 10, है ना, रेडियंस। 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री होगा 2 पाई बाई 360 रेडियन, 10 डिग्री होगा 2 पाई बाई 360 इंटू 10 रेडियन। सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया, देखो तो वैल्यू, इट इज कमिंग आउट विद 10 खा गया एक 0, रह गया ये हो गया पाई बाई 18 रेडियन, जो कि काफी छोटा एंगल है। तो आप क्या कहोगे, साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या कहोगे, साइन 10 डिग्री इज सेम एज साइन पाई बाई 18 रेडियन इज सेम एज पाई बाई 18। पाई का वैल्यू है 22/7, मिल गया वैल्यू। देख रहे हो कैसे यूज हो रहा है, इज इट अंडरस्टूड, यस। छोटे एंगल के लिए आप कहोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो 30 को रेडियन में करके इक्वेट कर दोगे तो नहीं बनेगा। स्मॉल एंगल के लिए 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री सब के लिए हम डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। इज इट अंडरस्टूड? नाउ कीपिंग दिस नॉलेज इन माइंड आगे बढ़ते हैं। डिराइवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो गया इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स को पता करने का तरीका क्या हुआ, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहां पर कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये एक पार्टिकल है। लेट, ये डेरिवेशन आएगा, आपको पूरा चीज लिखना पड़ेगा स्कूल एग्जाम में अगर पूछेंगे तो। लेट ए पार्टिकल is moving in a circle of radius r with speed v। ये कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, मैं पहले से बताया हूँ, आपकी पुरानी नॉलेज की जरूरत पड़ेगा, ध्यान से देखना। कुछ लोग तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं, है कि नहीं, कुछ लोग पुरानी बातों को याद रखते हैं, तो ठीक है। कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रहा है और कैसे जा रहा है, v स्पीड में जा रहा है, इज गोइंग विथ स्पीड v,
और वो सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसा है, रेडियस इसका है, से इट इज लाइक दिस। हमें पता करना है कि अगर ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सर आप जैसे बोले इसके ऊपर तो फोर्स आ रहा होगा, अगर फोर्स आ रहा होगा तो कितना फोर्स आ रहा है। चलो मानते हैं कि ये मास m है, ये v स्पीड में जा रहा है किसी एक सर्किल में जिसका रेडियस r है। हमारा बेसिक नॉलेज ये है कि जो फोर्स होता है इट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हम जानते हैं। चलिए हम निकालते हैं कि dt सेकेंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। dt सेकेंड में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उसको अगर dp कहेंगे, dp बाई dt हो गया फोर्स। इतना तो क्लियर है। तो ये पार्टिकल क्या हुआ, मान लो कि A से B तक गया, let the particle moves from A to B in a small time of dt seconds। वो कहाँ गया, छोटे से टाइम में A से B तक चला गया। तो ये फिगर में बाकी चीजें दिखाया गया है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये एंगल थीटा, ये रेडियस r है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया, जब वो यहाँ पर गया वो इधर जा रहा होगा v स्पीड में, क्योंकि वो स्पीड v में जा रहा है। तो AB जो आर्क लेंथ है वो कितना होगा, r इंटू थीटा। AC इक्वल टू r थीटा हम लोग पढ़े, कितना दूर गया होगा, r इंटू थीटा। लेकिन ये dt सेकेंड में गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है dt सेकेंड में, छोटा सा टाइम dt सेकेंड में गया है। dt सेकेंड में अगर v स्पीड में जा रहा है तो कितना दूर गया होगा, v इंटू dt। जो डिस्टेंस गया है दैट इज द आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ इज r इंटू थीटा। तो आप कहोगे this इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन dt सेकेंड्स, क्या है ये। सो पता चला r थीटा इज इक्वल टू v dt। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आया? यस। एकदम लिखना नहीं, खाली सुनना है, समझना है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। प्लीज 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 फोकस, तो आपको मजा आ जाएगा। अगर डेरिवेशन आया तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सबको मालूम रहता है, mv²/r आएगा फॉर्मूला। एनीवे, in dt seconds change in momentum is equal to delta p is equal to final momentum minus initial momentum। अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट वाज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर आप कहोगे कि इट इज p2 का स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। p2 का स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर माइनस 2p1 p2 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, एंगल तो पता करना है। ये है आपका जो आपका मोमेंटम p1 था, इट वाज इन दिस डायरेक्शन, और जो p2 था, p2 वाज इन दिस डायरेक्शन। p2 कैसा था, p2 वाज लाइक दिस, p2 वाज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये था p2। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल देखना है, ठीक है। p2 और p1 के बीच में एंगल देखो, देख लो। यस, P2 और P1, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया दोनों के बीच का एंगल। क्या आप दिमाग लगाओगे और बताओगे एंगल कितना होगा। किसी एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का समेशन होता है 360 डिग्री। ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये एंगल हो गया 360 माइनस 180 माइनस थीटा, और ये एंगल हो गया थीटा। समझ में आया? This angle is also coming out to be थीटा। तो P2 और P1 के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, एंगल थीटा है, ठीक है। थोड़ा इसको
रेंज में रखें अपनी। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे इसमें, दिस इज 2p1p2 cos थीटा। ये सारा चीज को लिखना नहीं है, फिगर में लिखा तो काफी है। सो डेल्टा पी हो गया ये। हियर व्हाट इज p2? मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम, मतलब m इंटू वी, क्योंकि वो v स्पीड में जा रहा था। और p1 क्या है? p1 भी तो वही भी mv है, क्योंकि वो तो v स्पीड में जा रहा था। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, mv हर जगह ये बराबर है, p1 p2 दोनों बराबर है, p1 भी mv है, p2 भी mv है। ठीक है, आगे अब डेल्टा p का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। p2 की जगह डालेंगे mv, ये हो गया mv का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ mv इंटू mv, फिर से mv का स्क्वायर cos थीटा। ये हो गया आपका डेल्टा p का वैल्यू। ये हो गया आपका डेल्टा p का वैल्यू विथ रूट ओवर साइन। चलिए इसको लेते हैं दूसरे पेज में और आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट होता है। अब देखो तो mv का स्क्वायर हो गया 2mv का स्क्वायर माइनस 2mv का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या कमन जाएगा? 2mv का स्क्वायर कमन जाएगा, बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? √2 टाइम्स mv इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2mv क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बात समझ में आया? अच्छा, आप इसको लिख सकते हो थोड़ा सा। यहां पर और एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं ब्रैकेट उठा दिया था, सीधे से लिख रहा था। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये हमारे नॉलेज में है, कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स थोड़ी लिखना है, हमें तो फिजिक्स लिखना है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू ये होता है। तो आपको हो गए 1 माइनस कॉस थीटा जो लिखा है यहां पर, इसको लिख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? एक मिनट अविनाश, हाँ हाँ से करो निजी करो है। तो क्या मिला हमें? 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2। ये जो चीज आया इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या तो ये आपको समझ में आना चाहिए, या फिर यहाँ पे लिख दो वी नो दैट। लोग सोचेंगे कि आपको आता है, लोगों को क्या मालूम आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। यू कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 2 थीटा बाई 2 हो गया थीटा ना, सो इट इज सेम एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या ये चीज समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद और डिफिकल्ट नहीं है, इजी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डेल्टा पी था √2 mv 1 माइनस कॉस थीटा, अब हम लिख सकते हैं 10। डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ, सॉरी ये वैल्यू क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर, और इसके बाहर भी कुछ था,
हाँ बाहर भी तो था √2mv। अच्छा √2mv भी बाहर था, तो इसको बाहर रखे, √2mv इंटू दिस, √2mv इंटू दिस। अब बताओ क्या होगा, ये 2 का रूट ओवर √2 बाहर आया, √2 इंटू √2 हो गया 2mv साइन थीटा बाय 2। बात कुछ हजम नहीं हुआ सर, कि हजम हो गया? बोलो, हजम हो गया? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक की बातें समझ में आया तो आगे और कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2mv साइन थीटा बाई 2। अब ये जो थीटा था वो थीटा क्या था? थीटा क्या था? थीटा वाज द डिस्टेंस मूव्ड इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt सेकेंड। स्मॉल टाइम में, छोटा सा टाइम में स्मॉल डिस्टेंस ही तो गया होगा, और स्मॉल डिस्टेंस गया होगा देन थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। पर थीटा काफी छोटा हो गया तो हम जानते हैं साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो हम कहेंगे एज थीटा इज स्मॉल, एज थीटा इज स्मॉल। कैसे पता चला? क्योंकि इट इज द एंगल मूव्ड इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt सेकेंड्स। एज थीटा इज स्मॉल, आप कह सकते हो साइन थीटा बाई 2 इज सेम एज थीटा बाई 2, मतलब साइन के साथ जो भी एंगल होगा उसी के बराबर हो जाएगा। कंक्लूजन में मिला डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है, 2mv साइन थीटा बाई 2 के जगह थीटा बाई 2, एक 2 दूसरे 2 को खा गया, मिला mv थीटा। कहानी खत्म। हम इक्वेशन 1 में क्या देखे थे देखो तो, इन इक्वेशन 1 वी हैव सीन दैट, इन इक्वेशन 1 वी हैव सीन दैट r थीटा इज इक्वल टू vdt। मतलब था ये कि थीटा कितना था, v dt बाई r, है कि नहीं? अभी थीटा की जगह v dt बाई r डाल देंगे, so this is equal to mv, थीटा की जगह v dt by r, because थीटा is v dt by r। इक्वेशन 1 में देखेंगे तो ये क्या हो गया, mv square by r into dt। so the change in momentum is given by mv square by r into dt। कितना सिंपल। सो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, डेल्टा पी बाय dt। डेल्टा पी इक्वल टू दिस, dt को इधर डिवाइड कर दो, क्या बच गया, mv स्क्वायर बाय r। मिला, आपको मिला कि द फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, mv स्क्वायर बाई r। समझ में आया? डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is again Newton's second law. Whenever a force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of impressed force। मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर हुआ यूं है कि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, यहां पर उसका मोमेंटम कुछ ऐसा था, यहां पर उसका मोमेंटम कुछ ऐसा था। हमें ये दोनों मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ये है P2, ये है P1। तो मैं दूसरा फिगर बनाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये P2 और P1 का, P2 माइनस P1 का डायरेक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन से ये सिचुएशन में ला रहा हूं, मुझे क्या निकालना है, P2 माइनस P1 का डायरेक्शन पता करना है। P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 कैसे करेंगे, पहले P2 ड्रॉ करेंगे,
P2 के साथ माइनस P1 को ड्रॉ करेंगे, नहीं? लेट मी मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ये हो गया P2 और P2 के साथ जोड़ेंगे माइनस P1। तो पहले P2 को मैं ड्रॉ करूं। P2 कैसा था? P2 ऐसा था, ये था P2 का डायरेक्शन। और P1 कैसा था? P1 कुछ ऐसा था। लेकिन मैं करना चाहता हूं कैसे? P2 माइनस P1, P2 के साथ माइनस P1 को जोड़ना चाहता हूं। जब मैं माइनस P1 को जोड़ना चाहूंगा, इसको यहां पे जोड़ूंगा, ये हो गया माइनस P1 बाय पैरेललोग्राम लॉ। P2 माइनस P1 का डायरेक्शन क्या होगा? कैसे करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। लेट अस सी, विल सी इट लाइक दिस। ये हुआ ऐसे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये हो गया ऐसे। P2 और P1 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये ध्यान में रखते हुए थोड़ा मैं इसको और छोटा कर देता हूं। हो गया। P2 और P1 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पता चला कि इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। देखो, ये हो गया माइनस P1, ये हो गया P2। P2 माइनस P1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो मार्क इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया P2 माइनस P1 का डायरेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ, P2 के साथ माइनस P1 जोड़े। अरे याद होगा तुम लोगों को, अगर हमें ये वेक्टर को जोड़ना है, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ना है, सपोज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो आप क्या करते थे? ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो पहले आप क्या करते हो? आप करते हो कि मान लो कि ये वेक्टर को ये वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो कैसे करते हो? पहले आप एक वेक्टर को लेते हो ऐसे, एक तो था ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में भी जोड़ सकते हैं, मैं पैरेललोग्राम लॉ में जोड़ना चाहता हूँ। फिर दूसरा हुआ ऐसे, फिर दोनों को लेके एक पैरेललोग्राम बनाओ, दोनों को लेके एक पैरेललोग्राम बनाओ। कैसे पैरेललोग्राम? है ना, ये हो गया पैरेललोग्राम। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसा होता था, याद है ना? कभी बचपन में पढ़े थे हम लोग। यस, तो यहाँ पर भी बात कुछ वही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि ये P2 माइनस P1 का डायरेक्शन कैसे दिख रहा है? देखो तो, इट इज लाइक दिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। आपको सिर्फ ये फिगर बनाना है। और देखो, जब वो पार्टिकल इधर से जा रहा होगा, पार्टिकल का स्पीड ऐसा होगा, फोर्स कैसे हुआ? P2 माइनस P1 ऐसे हुआ। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, क्या पता चला कि ये डायरेक्शन कैसे हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। जो कंक्लूजन मिला उसको एक लाइन में लिखेंगे। वी राइट एवरीथिंग इन ए सिंगल लाइन। जो कंक्लूजन मिला, कोई चीज अगर v स्पीड में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस r का, पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है। वो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? जितना होता है dp बाई dt। dp बाई dt इज mv स्क्वायर बाई r। डायरेक्शन क्या होता है? इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। जा रहा है पार्टिकल ऐसे, फोर्स होता है टूवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसे था, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, दैट इज, यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये जो पूरा डेरिवेशन हम लोग अभी देखे, ये डेरिवेशन को आपको 2 बार 3 बार देख लेना। देख के उसको क्या करना है? रट लेना है, याद कर लेना है कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें डाटा मिला इस डिस्कशन से, कंक्लूजन क्या मिला? नाउ वी स्टार्ट विथ, अगेन वी रिस्टार्ट। व्हेन ए पार्टिकल of mass m is moving in a circle of radius r with constant speed or with speed v, with speed v, the
magnitude of centripetal force is mv square by r and direction is perpendicular to direction is perpendicular to velocity is perpendicular to velocity towards center। ये हुआ पहला चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है mv स्क्वायर बाई r, किस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर। मतलब अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है तो आप कहोगे जब वो इधर से जा रहा था ऐसे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक किस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द सेंटर, यही हो गया फोर्स। अगर कोई मास m भी स्पीड में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ ये। क्या बात समझ में आया? जब वो पार्टिकल घूमते हुए आके यहाँ पर पहुंचा और इधर जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स ऐसा हो गया। जब वो यहां से जा रहा था ऐसे जा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? यस। तो कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने का तरीका क्या है? आपको कहा जाएगा कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाओ। आप घुमाना तो जानते हो लेकिन सोचे हो कभी कैसे घुमाते हो? मान लो कि आपके सामने आपकी दोस्त दौड़ते हुए जा रहा है, जैसे आपके बगल से गुजरा आप उसके हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिए। जैसे आप खींच लिए आपका जो खिंचाव था, जो फोर्स था वो परपेंडिकुलर टू हिज वेलोसिटी था, वो ऐसे जा रहा था, आप इधर को खींच लिए तो क्या होगा तुरंत आपकी चारों तरफ मुड़ जाएगा। समझ में आया? तो जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी इट टेंड्स टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होके, तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करता है और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। समझ में आया? यस। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा चीज ये हुआ क्या हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स? आप कहोगे हाँ सर हर जगह mv स्क्वायर बाई r है, हर जगह mv स्क्वायर बाई r है, लेकिन जब यहाँ पर था फोर्स इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर था इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर था इस डायरेक्शन में था, फोर्स इज चेंजिंग। व्हेन द फोर्स इज चेंजिंग द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई द फोर्स इज चेंजिंग? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूअसली चेंजेस। तो आप कहोगे कि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं हो सकता। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाई मास। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो वैसा मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में आपको सारा फॉर्मूला मालूम है, v = u + at, s = ut + half-a² जिसमें a कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर तो एक्सीलरेशन बदल रहा है तो इसके लिए वो सारे मोशन इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? एज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स continuously changes, direction of centripetal force continuously changes, as direction of centripetal force continuously changes, therefore the
for the acceleration of the particle continuously changes or changes. Hence, circular motion is a non-uniform acceleration motion. सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. व्हाई? बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट? बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. फोर्स कैसे कांस्टेंट नहीं हुआ भाई? फोर्स तो mv स्क्वायर बाई आर है. कोई मास m अगर v स्पीड में जा रहा है तो mv स्क्वायर बाई आर. अरे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. इसमें हम v इक्वल टू u प्लस at वगैरह नहीं लगा सकते. पॉइंट नंबर 3, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स बाई मास. फोर्स क्या था? mv स्क्वायर बाई आर बाई मास, सो इट इज v स्क्वायर बाई आर. तो कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब लीनियर एक्सीलरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सीलरेशन. लीनियर एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर. ये याद रखना. तो क्या याद रखना है? लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर. अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इन सर्कुलर मोशन we know v is equal to omega r. So centripetal force जिसका वैल्यू था mv स्क्वायर बाई आर, इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं. v के जगह ओमेगा आर लिखो, v के जगह ओमेगा आर लिखो तो क्या मिलेगा? m v के जगह ओमेगा आर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर. सेंट्रिपिटल फोर्स का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, mv स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर आर. एंड सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इज फोर्स बाई मास इज ओमेगा स्क्वायर आर. ये जो एक्सीलरेशन है वो लीनियर एक्सीलरेशन है, मतलब ये आएगा न्यूटन में, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. समझ में आया? अच्छा, जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है, कोई मास m अगर a एक्सीलरेशन करता है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो उसके ऊपर एक इनर्शिया फोर्स आता है. याद है ना? दैट इनर्शिया फोर्स इज m into a. दैट इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ पर कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है तो जो स्यूडो फोर्स इसके ऊपर आएगा, इनर्शिया फोर्स आएगा, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v square by r, the particle experiences an inertia force mv square by r, which is called centrifugal force. इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ का जो इनर्शिया फोर्स है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. याद होगा, जब भी कोई मास m एक्सीलरेशन a में जाता है, कोई मास m a एक्सीलरेशन में जाता है, तो उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आता है, ma बताए थे. यहाँ पर कोई चीज सर्कुलर पाथ में जाता हुआ उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन आ रहा है. कैसे एक्सीलरेशन आ रहा है? किधर को आ रहा है? जिधर को फोर्स है.
अगर यहाँ पर कोई बॉडी है और वो भी स्पीड में इधर से जा रहा है तो उसका जो फोर्स है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। कितना? mv²/r। mv²/r हो गया उसका फोर्स। तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा? ओनली v²/r, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देखे, इट इज mv²/r। अगर ये हो गया उसका एक्सीलरेशन तो उसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स आएगा किधर को आएगा? एक्सीलरेशन का उल्टा डायरेक्शन में, मींस इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स था परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r, उसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो स्यूडो फोर्स होगा वो किधर को होगा? एक्सीलरेशन का ऑपोजिट, मतलब एक्सीलरेशन वाज टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो स्यूडो फोर्स होगा इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी mv²/r है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे हम लोग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स has magnitude same as centripetal force, but direction opposite to it. Direction of centrifugal force is perpendicular to velocity, directed away from center of circle. सारी चीजों को डायग्राम में देखते हैं। ये कोई सर्किल है, बड़ा सा सर्किल है, कोई पार्टिकल इधर से जा रहा है, चलिए मानते हैं कि ये उसका वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कैसे होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं इसको सीपी फोर्स लिख रहा हूँ। सीपी फोर्स किधर को है? टुवर्ड्स द सेंटर। और उसका एक्सीलरेशन कैसे होगा? एक्सीलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये कितना है? ये भी है v²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv²/r और आपका एक्सीलरेशन हो गया v²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? सेम एज mv²/r बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैं इसको CF फोर्स लिख रहा हूं ताकि लिखने में आसान होगा। mv²/r किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या बातें समझ में आया? अब आपको सोचना है और बताना है, जब वो पार्टिकल इधर से जा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल एट दिस पोजीशन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड लाइक दिस। देखो आपको समझ में आ रहा है? सीपी फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर? अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बात समझ में आया? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में।
बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या हम इन दोनों को एक पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कह सकते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हम देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या हम उसको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक झुटमुट का फोर्स है, ड्यू टू इनर्शिया उसको फीलिंग आ रहा है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन स्यूडो फोर्स, झूठमुठ का फोर्स। ये दे आर नॉट फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यही अंतर है। क्या अंतर है थोड़ा लिखे तो? डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। ये पॉइंट नंबर 6 गया था। डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ लोग फोन कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर क्या है? सिमिलरिटी क्या है? दोनों में क्या बराबरी है बताओ? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। डिफरेंस क्या है? इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, है कि नहीं? दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। और क्या है? ये था पहला। दूसरा, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, सचमुच का फोर्स है, जबकि ये एक स्यूडो फोर्स है, इनर्शिया फोर्स है। समझ में आया? तीसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर कहीं भी आ सकता है। जैसे मैं ये पेन को पकड़ रहा हूं, देखो ध्यान से, ये पेन को पकड़ा, मैं घुमा दिया, तो जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा। हाँ सर, लेकिन कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे? उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। सोचो तो, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब ये पेन को मैं घुमाया, ध्यान से देखो, जब मैं ये पेन को ऐसे घुमा रहा हूं पकड़ के, कौन दे रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले सोचो कि अगर मैं जोर से हाथ को घुमा लूंगा, ये पेन पिचक के निकल जाएगा मेरे हाथ से। अब ये नहीं निकल रहा है, मतलब निकलने की कोशिश कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज नॉट एबल टू गो। अब अगर ये इधर को फिसलने की कोशिश कर रहा है बाहर की तरफ, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब जब मैं ये पेन को ऐसे मूव करवा रहा हूं, ये बाहर फिसलने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो ना, ये पेन बाहर फिसलने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे हो गया? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि ये मूव कर रहा है ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स है ऐसे टुवर्ड्स माय शोल्डर। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम कर रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम कर रहा है। अच्छा, तो पेन को मैं यहां से पकड़ के भी घुमा सकता हूं और यहां से पकड़ के भी घुमा सकता हूं। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो कहीं भी आ सकता है, ऊपर भी पकड़ के घुमा सकते हैं, नीचे भी पकड़ के घुमा सकते हैं, लेकिन आपका जो इनर्शिया फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो कहाँ पे आता है? इट ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? सो इट मे एक्ट, बुक में नहीं बताएंगे आपको, एट एनी पॉइंट ऑन बॉडी। It always acts at center of mass of body। क्या ये डिफरेंसेस आपको समझ में आया?
सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं भी आ सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, while analyzing for force in free body diagram, we show all external forces and the centrifugal force जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, उसके ऊपर अगर जो फोर्सेस आ रहे हैं उनका एनालिसिस करना है, तो हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाना है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्यों नहीं दिखाएंगे? अरे अगर हम सारे एक्सटर्नल फोर्स को दिखा दिए तो उनमें से तो कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं? तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है सारा एक्सटर्नल फोर्स जिसमें कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, स्यूडो फोर्स को दिखाना है। तब आप कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हो। इनर्शिया फोर्स चैप्टर में हम देखे थे, व्हेनेवर अ बॉडी इज इन एक्सीलरेटेड मोशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम, इफ यू टेक द स्यूडो फोर्स इनटू अकाउंट इन एडिशन टू ऑल अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, यू कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लगा सकते हैं। ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। चलिए अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल of mass 2 kg is moving in a circle of radius 5 meter at a constant speed of say 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म कहा, ठीक। व्हाट इज द फोर्स ऑन पार्टिकल? एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस 2 मीटर का, हाँ रेडियस 5 मीटर का है, मास है 2 kg, 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। तो बताओ क्या फोर्स आ रहा है? फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स इसको घुमाता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। मास हो गया 2 kg, v हो गया 10 का स्क्वायर, r हो गया 5 मीटर। सो इट इज कमिंग आउट टू 20 into 2 is 40 न्यूटन। तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो 40 न्यूटन का है। समझ में आया? व्हाट इज वर्क डन? दूसरे पेज में जाएंगे। वी आर कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन, ठीक है। बी What is work done by centripetal force in half a revolution? Work done by a force in a half revolution. तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कांस्टेंट है,
कितना है mv²/r, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हाफ रिवोल्यूशन में हो गया है कितना दूर, अगर उसका रेडियस r है तो गया है 2r, fs कर देते हैं। गड़बड़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इट इज ए वेरिएबल फोर्स। सर वेरिएबल कैसे, फोर्स तो निकाले 14 न्यूटन का, हाँ लेकिन उसका डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा था इस सर्किल में, आप कहोगे द पार्टिकल वाज मूविंग इन ए सर्किल, तो जब वो इधर से जा रहा था ऐसे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे था, इधर से जा रहा था ऐसे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे था, इधर से जा रहा था ऐसे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे था। इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इट इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इट्स ए वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क कैसे निकालेंगे, पूछा है नेक्स्ट बीट में, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन हाफ रिवोल्यूशन। अब ये पार्टिकल घुमा है, हाफ रिवोल्यूशन किया है, मतलब यहाँ से यहाँ पर गया है। हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ। सारे छोटे छोटे वर्क को निकाल के हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा यहाँ तक चलने में, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के लिए तो हम लोग ऐसे ही निकालते थे। जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था उस समय पे उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा था वो तो ऐसा था, द फोर्स वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे था, डिस्प्लेसमेंट था ऐसे। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर थे, हाँ थे, तो फिर क्या होगा वर्णन, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 हो गया 0, मतलब यहां से यहां तक जाने में वार्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया 0। फिर से यहां से यहां तक जाने में वार्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स फिर से 0, यहां से यहां तक जाने में फिर से 0, क्योंकि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एज इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, आपको होगी द वार्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो बहुत सारा 0 को जोड़ेंगे, क्या 0 + 0 2 0 होता है, नहीं, 0 + 0 भी तो 0 ही होता है। जितने सारे 0 को जोड़ो वो 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज सेंट्रीपिटल फोर्स is perpendicular to velocity, therefore work done by it is 0 over any displacement। किसी भी डिस्प्लेसमेंट में जाओ तो आप देखोगे वर्क डन 0 ही होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करता, सिर्फ घुमाता है, घुमाने में मदद करता है, ठीक है। पॉइंट सी, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। आप कहोगे एक्सीलरेशन तो होता है क्या, एक्सीलरेशन क्या होता है, यू नो द एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। Here acceleration is centripetal acceleration, it is centripetal acceleration। फॉर्मूला क्या था, v²/r। क्वेश्चन में v कितना दिया गया था, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर, r कितना 5, so it is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, डायरेक्टेड towards center। What is acceleration of the body। और क्या पूछेगा, वो पूछेगा is this acceleration a constant, is it a constant acceleration motion। क्या कहोगे, yes or no। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तो बदल रहा है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। एज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंजिंग, इट इज नॉट कांस्टेंट। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, अब तो बोल रहे हैं कि टुवर्ड्स सेंटर है, फिर बोल रहे हैं बदल रहा है। अरे टुवर्ड्स सेंटर होते हुए भी बदल सकता है कि नहीं,
ये कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जब यहाँ पर था, इधर से जा रहा था, एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। जब यहाँ पर था, एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नो डाउट, बट इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो आप कहोगे ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है। समझ में आया? यस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द centripetal force in following cases. आप कहोगे कि planet Mercury is revolving around sun. हमारा बुध ग्रह जो है वो सन की चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। कौन देगा? हु इज गिविंग दैट फोर्स? सोचो, ये हो गई स्टार हमारा सन ए, और ये हो गया हमारा प्लैनेट मरकरी, जो कि किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये प्लैनेट मरकरी किसी एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है सन की चारों तरफ। जब ये सन की चारों तरफ ऐसे जब ये सन की चारों तरफ ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो आपको पता ये करना है कि उसके ऊपर क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। जानने की तरीका क्या हुआ? जानने की तरीका हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, और किधर को होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होता है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर में है सन। तो आपको देखना है कि इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है। अब ये प्लैनेट सन, ये सन जो है प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, पकड़ के रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पूछा है इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? आंसर हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बात समझ में आया? यस। दूसरा, इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus। ये तो सबको मालूम होगा। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है, क्या बता सकते हो कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ पर भी तो बात कुछ ऐसी ही है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। अब न्यूक्लियस सेंटर में होते हुए पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज बिहेविंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कहोगे इट इज फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, तीसरा, stone is rotated or in a horizontal circle. Stone is rotated in a horizontal circle by a थ्रेड। सोचो, कोई एक स्टोन किसी एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। यहाँ से कोई थ्रेड बांध दिए और ये सर्किल में ये ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो थ्रेड बंधा हुआ है। तो बताओ हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? आइडेंटिफाई द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऐसा एक फोर्स है जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है।
चलिए देखते हैं स्टोन के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो उसका वेट आ रहा होगा, एक तो टेंशन आ रहा होगा। क्या ये जो वेट है ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है? हाँ है। कोई चीज अगर ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, वेट तो नीचे की तरफ है ना, ये ऐसे घूम रहा है, वेट नीचे की तरफ है। यस, वेट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या हम वेट को सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, बट इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। देखो ये जो टेंशन है, दिस टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। तो आंसर में क्या लिखेंगे? टेंशन इन थ्रेड। समझ में आया क्या? यस। तो हर एक केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को पहचान लेना चाहिए। कौन है वो एक्सटर्नल फोर्स? कौन है जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर तो है, साथ साथ टुवर्ड्स सेंटर है। क्या बात समझ में आया? अभी एक माइंड बगलिंग क्वेश्चन, जिनको बढ़िया से समझ में आया होगा वो बताएंगे। यहां पर दो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ये छोटा सा क्विज टाइप का चीज है। एक पार्टिकल घूम रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल इधर से गुजरेगा, ये पार्टिकल भी इधर से गुजरेगा। ये पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है? द फोर्स ऑन पार्टिकल, दिस पार्टिकल किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? टुवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट, यू आर करेक्ट, टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये उल्टा घूम रहा है। ये पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? ये घूम रहा है उल्टा, ऐसे जा रहा है, ये ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी घूमे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बातें समझ में आया? ये चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस क्या याद रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हम सारे फोर्सेस के साथ साथ, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी नहीं दिखाएंगे। नाउ ए मास ऑफ 6 kg is suspended by a thread of length 5 meter, 2 meter ले लेते हैं, 2 meter। The mass was given a sudden velocity, sudden horizontal velocity of 5 meter per second. Find tension in thread। पूछा थ्रेड में क्या टेंशन होगा। कभी कभार आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा कि मान लो कि यहाँ से कोई चीज झूल रहा है, भली भांति झूल रहा है और थ्रेड टूट नहीं रहा है, बिकॉज ये थ्रेड जो है इसका वेट को संभाल सकता है, इसलिए वो रेस्ट में है। कोई आके अगर इसको ऐसे मार देगा, तो अगर ऐसे मार देगा, इसको ऐसे धक्का दे देगा, तो थ्रेड टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? धक्का दे दिया तो क्यों टूट गया? हम तो ऐसे नहीं खींचे, हम ऐसे धक्का दे दिए, क्यों टूट गया? चलिए सोचते हैं। हमने क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर कोई एक मास था 6 kg का, 6 kg का मास था और हमने इसको एक वेलोसिटी दे दिया, इधर को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दे दिया इसको, समथिंग लाइक 5 मीटर पर सेकेंड का,
और ये जिस थ्रेड से झूल रहा था उस थ्रेड का लेंथ कितना था, 2 मीटर। सॉल्यूशन में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास। देखो तो इस मास के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। ये मास, एक तो उसका वेट आ रहा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स दिखाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए तो उनमें से कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं। क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स है, एक तो उसका वेट है ना, मास इसका 6 kg था तो 6g, और उसके ऊपर एक टेंशन तो आ रहा होगा ऊपर की तरफ, सारा एक्सटर्नल फोर्स खत्म। अभी दिखाना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो जैसे आप इसको धक्का दिए ये चलने लगा, कैसे, सीधा नहीं, ये एक ऐसा सर्किल में जाने लगेगा जिस सर्किल का रेडियस क्या होगा, 2 मीटर, है कि नहीं। जैसे आप धक्का दोगे ये गोल गोल घूमने लगेगा, और जो गोल गोल घूमेगा उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, 2 मीटर, है कि नहीं। तो रेडियस हो गया 2 मीटर। तो हमें क्या दिखाना था फ्री बॉडी डायग्राम में, सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाना था। क्या कोई मुझे बताएगा, जब ये ब्लॉक को मैंने ऐसे धक्का दे दिया, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर गड़बड़ हो जाता है। जब आप यहां से इसको धक्का दे दिए ये इधर चलने लगा, तो ये ऐसा वाला एक सर्किल में घूमने की कोशिश करना शुरू किया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर अवे फ्रॉम द सेंटर तो बताओ इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि सेंटर यहां पे है, ये ऐसा सर्किल में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो ऐसे होगा। चलिए मैं इसको mg लिखता हूं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। यस, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। सारा फोर्स दिखा चुके हैं, हम कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स है T और डाउनवर्ड है mg प्लस mv²/r। सो T इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। यहाँ पर T पता करना है, m दिया गया है 6 kg, v दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और r है 2 मीटर का क्योंकि सर्किल में जा रहा है। सो टेंशन क्या मिलेगा, 6g प्लस 6 इंटू 10 का स्क्वायर बाई 6 इंटू 10 का स्क्वायर बाई r, r इज 2, इट इज कमिंग 60 प्लस ये 100/2 हो गया आपका 50 इंटू 6 इज 300, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 360 न्यूटन। देखा, जब वो सिर्फ झूल रहा था टेंशन कितना था, 6g और 60 न्यूटन, जैसे धक्का दे दिए टेंशन बन गया 360 न्यूटन, तो टूट गया, टूट सकता है, तो टेंशन बन गया 360 न्यूटन बढ़ गया। क्या बात समझ में आ रहा है, यस। अगला क्वेश्चन, two particles are moving in concentric circles. Two particles are moving in circles of radii r and 2r. Two particles of same mass. Two particles of same mass. थोड़ा सा पार्टिकल के मास डिफाइन करें, two particles of same mass, दोनों का मास बराबर है। Two particles of same mass are moving in circles of radii r and 2r with same speed, same time period,
each case find ratio of centripetal force on them. दो केस दिया है, दो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, एक आर रेडियस के सर्किल में, एक 2r रेडियस के सर्किल में। अगर दोनों बराबर स्पीड में घूम रहे हैं तो दोनों के ऊपर सेंटीमीटर फोर्स का रेशियो बताओ, और अगर बराबर टाइम पीरियड में घूम रहे हैं तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला रेशियो बताओ। पहली बार करने से हो सकता है डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं बताता हूं, एक पार्टिकल घूम रहा है सर्किल में जिसका रेडियस है r, दूसरा घूम रहा है सर्किल में जिसका रेडियस है 2r। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r। दोनों बराबर स्पीड में घूम रहे हैं, v इज सेम, दोनों का मास बराबर है नहीं, तो आप कहोगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स को F1 को कितना हो गया mv²/r, और दूसरे वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरे वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स को आप F2 कहो, दूसरे वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कहोगे F2 कहोगे तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि मास तो सेम है ना, मास सेम है तो आप कहोगे ये m है, ये m है, ये v में जा रहा है, ये v में जा रहा है। इसका रेडियस क्या है 2r, तो क्या लिखेंगे mv²/2r। तो व्हाट इज F1/F2, mv²/r, mv²/2r, so it is 2:1। दोनों का सेंटीमीटर रेशियो, सेंटीमीटर फोर्स का रेशियो क्या हो गया 2:1। ये कब, when moving with same speed, v is same, v is same, जब दोनों का v बराबर है तो आप कहोगे it is coming like this। दूसरा केस में क्या दिया है, they are moving with same time period। अच्छा, when t और time period is same, we know omega is 2π/t, so omega is same, दोनों का ओमेगा बराबर है। अब v बराबर नहीं है, दोनों का ओमेगा बराबर है, तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फर्स्ट वन हो जाएगा m²r, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सेकेंड वन इज इक्वल टू m²/2r। फॉर्मूला था ना m²r, mv²/r को हम m²r लिख सकते हैं, बताए थे थोड़ी देर पहले। रे जो एक था mv²/r, उसको आप v के जगह ओमेगा लिख सकते हो, डालोगे तो m²r²/r क्या हो गया m²r। ये हम बता चुके हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो फोर्स हो गया m²r। अब दोनों का सेंटीपिटल फोर्स का रेशियो m²r/m²2r इज 1/2। देखो तो पहला केस में ये था 2/1, ये केस में ये हो रहा है 1/2। So when speed is same, it is 2/1. When omega is same, it is 1/2. क्या बात समझ में आया? Yes. तो आप लोग ये सारा चीजों को थोड़ा बढ़िया से समझ के करके आना, इसके ऊपर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल भी करेंगे और फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।